चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड पार्ट का फोर्थ चैप्टर उसका रिवीजन देखें ना। हमारा फोर्थ चैप्टर आता है ना लिमिट के बारे में, उसके बारे में हम लोग समझे। भाई पहले तो लिमिट किसे कहते हैं, तो कहते हैं कोई भी फंक्शन की कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना, उस मेथड को लिमिट कहते हैं। कोई भी फंक्शन फंक्शन मतलब दो चीजों के बीच में रिलेशन दिया गया हो, उसकी कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना। भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही ढूंढनी है, लेकिन इतनी जो है वो सही हो, इतनी कॉन्फिडेंट हो कि ऑलमोस्ट वो रियल के आसपास हो। तो ऐसी कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढना, उस मेथड को हम लोग लिमिट कहते हैं। अब एग्जाम वाइज भी अगर कहो तो इस चैप्टर में से 11 मार्क का आपका वेटेज आता है, 11 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें सेक्शन ए में 2 पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, ज्यादातर 17 और 18 वाला क्वेश्चन आता है उसमें। सेक्शन बी में एक आता है, मतलब 2 एमसीक्यू, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आते हैं 37 और 38 पे, ठीक है ना, 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और सेक्शन ई 4 मार्क का एक सम आता है उसमें, बरोबर। तो इतना 11 मार्क का वेटेज रहता है, और उसमें क्या क्या आपको कवर करना है। तो अगर सेक्शन ए और बी के बारे में कहें कि भाई जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, उसके लिए बेसिकली आपको डेफिनेशंस याद करनी है। सबकी डेफिनेशन, लिमिट की डेफिनेशन आती है जो बताया ना कि मेथड टू फाइंड द कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वो लिमिट, उसकी डेफिनेशन याद करनी है। रियल लाइन के बारे में हमें समझाना है। भाई रियल लाइन कहते हैं ना, द लाइन कंटेनिंग द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को डिस्क्राइब करती हुई जो लाइन आती है, उसे हम लोग रियल लाइन कहते हैं। उसके बाद इंटरवल्स आते हैं उसमें। इंटरवल्स के रियल नंबर्स में से अगर हम लोग कोई गैप ले रहे हैं, सपोज 10 से 20 तक, 30 से 40 तक, रियल नंबर्स में से ही अगर हम लोग कोई गैप ले रहे हैं, कोई नंबर्स का ग्रुप ले रहे हैं, तो उसे हम लोग इंटरवल्स कहते हैं। इंटरवल्स उसके फॉर्म्स याद करने हैं, ये सब 1 मार्क के लिए फॉर्म्स ऑफ इंटरवल आते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो वो फॉर्म्स याद करने हैं। जैसे अगर फॉर्म्स के बारे में शॉर्ट में बता दे, भाई जैसे क्लोज्ड इंटरवल आता है। अब इंटरवल मतलब वही ना कि भाई गैप कहते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स कहते हैं। अब इंटरवल्स की जैसे अगर नॉर्मल लिखे, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एक्स वेर 10 एक्स टू 20। अगर ऐसे लिखा जाता है 10 टू 20, तो 10 टू, ये तो चलो सिंबल होता है कि एक्स वेर, भाई एक्स के नंबर्स लेने हैं जो 10 से 20 के बीच में हो। तो 10 टू 20 ये एक इंटरवल हुआ ना हमारा, बराबर ना। और उसमें ये ध्यान देते हैं ना कि अगर यहाँ पे इक्वल टू की साइन भी है, तो इसका मतलब कि ये 10 नंबर भी इंक्लूड करना है। सिर्फ लेस देन नहीं है, लेस देन और इक्वल टू है। अगर खाली लेस देन होता तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई 10 इंक्लूड नहीं करना होता। 10 इंक्लूड नहीं, 11 से शुरू करना है फिर, अगर यहाँ इक्वल टू की साइन ना होती। अगर यहाँ इक्वल टू की साइन भी है, इसका मतलब 10 भी इंक्लूड करना है। समझ आ रही है बात, कि इक्वल टू की साइन है तो मतलब 10 भी इंक्लूड करना है, कि 10 11 12 13 14 कहां तक, 20 तक। 20 में भी इक्वल टू की साइन है, मतलब 20 इंक्लूड करना है हमें, बराबर ना। 20 इंक्लूड करना है। अगर इक्वल टू की साइन यहां नहीं होती तो 10 से शुरू करना है, पर 20 इंक्लूड नहीं करना है, 19 तक जाना है, बराबर ना। लेकिन अगर दोनों में इक्वल टू है, मतलब एग्जैक्ट 10 से 20 तक के नंबर्स, इसे क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। जैसे सिंबल में ऐसे लिखा जाता है एक लार्ज ब्रैकेट में, कि ब्रैकेट में 10 से 20, ये क्लोज्ड इंटरवल हुआ हमारा, बराबर। ऐसे ब्रैकेट में आपको ऑप्शन वाइज आता है कि भाई 4 ऑप्शन होंगे कि इसमें से क्लोज्ड इंटरवल कौन सा है वो बताओ, बरोबर ना। तो ये क्लोज्ड इंटरवल 10 से 20, ध्यान देना क्लोज्ड इंटरवल में लार्ज ब्रैकेट का सिंबल होता है, और ये लार्ज ब्रैकेट मतलब कि वो नंबर इंक्लूड हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू, उसे समझो सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। क्लोज्ड इंटरवल के बाद ओपन इंटरवल आता है। ओपन इंटरवल्स के, ओपन इंटरवल्स उसे कहते हैं कि सपोज अगर ऐसा नंबर हो कि x वेर 10 लेस देन x लेस देन 20, अगर ऐसे दिया गया हो 10 से 20, तो 10 से 20 का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं है, मतलब 10 नंबर काउंट नहीं करना है, 11 से शुरू करना है। 11 12 13 14 कहाँ तक, तो 19 तक, 20 भी इंक्लूड नहीं करना है, बरोबर ना। इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। और ओपन इंटरवल को सिंबल में लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में। अगर स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हो 10 से 20, 10 से 20 अगर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब कि भाई वहां पे 10 और 20 इंक्लूड करना नहीं है। अरे बात ध्यान, ये ओपन इंटरवल ध्यान में रखना। और दूसरा जो है वो आता है एक क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल,
क्लोज्ड ओपन इंटरवल, जो क्लोज्ड ओपन इंटरवल ऐसे कहलाता है, अगर सिंबल में लिखें कि भाई x वेयर 10 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 20, कि 10 से 20 में एक तरफ जो है वो क्लोज्ड है, मतलब एक तरफ इक्वल टू की साइन है, मतलब 10 इंक्लूड करना है, लेकिन दूसरी तरफ इक्वल टू की साइन नहीं है, 20 इंक्लूड करना नहीं है, बराबर ना। तो 10 से 20 तक के जो है वो डिफरेंस, तो उसे यहां लिखते हैं ना भाई 10 से लिखते हैं 10 से 20 तक इंटरवल जो हुए, 10 नंबर इंक्लूड करना है, 10 11 12 13 14 कहां तक 19 तक, ये इंक्लूड नहीं करना है, वो ओपन इंटरवल है इस तरफ, इसे कहते हैं ना ये क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। जैसे सिंबल में ऐसा लिखा जाता है कि एक तरफ लार्ज ब्रैकेट 10 और 20 एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट, बराबर, ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहलाया। ये सिंबल याद में रखना कि भाई ये लार्ज ब्रैकेट हुआ वो क्लोज्ड इंटरवल और स्मॉल ब्रैकेट वो ओपन इंटरवल कहलाए, मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं करना है, ये नंबर इंक्लूड करना है। और वैसे ही आखिरी एक आता है वो उसे कहते हैं हम लोग ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, मतलब कि अगर सिंबल में ऐसे लिखें कि x वेयर 10 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 20, ये ओपन क्लोज, यहाँ ओपन मतलब ये 10 नंबर इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं है और दूसरी तरफ इक्वल टू की साइन आती है, मतलब शुरुआत 10 से नहीं करना है, 11 से करना है, 11 12 13 14 15 कहां तक, तो 20 तक, 20 इंक्लूड करना है, बराबर। ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल, जैसे जैसे सिंबल में ऐसे लिखते हैं कि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट 10 इनटू 20 लार्ज ब्रैकेट, ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल, बराबर। ये चारों जो है वो फॉर्म्स ऑफ इंटरवल याद रखना, एमसीक्यू और 1 मार्क के लिए वो खास पूछा जाता है उसमें, ठीक है ना, ये माइंड में रखना 1 मार्क में। इन सब की डेफिनेशंस ये मैंने नोट्स भी रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स रखे हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट किए हैं, तो वहां पे नोट्स देख लेना, इन सब के बारे में उसमें लिखा हुआ है, पर फिर भी ये पॉइंट्स ध्यान में रखना भाई 1 मार्क के लिए ये। इसके अलावा सब फॉर्मूलाज मेथड्स वो तो आएगी, मैं एक एक समझा भी रहा हूँ। हाँ, शॉर्ट सम्स जो आते हैं इन सब सेक्शन ए और बी के लिए फॉर्मूला मेथड याद रखनी है, इनके अलावा शॉर्ट सम्स याद रखने हैं जो चेंज ऑफ इंटरवल फॉर्म्स आते हैं, बराबर, जो 2 मार्क में भी और 1 मार्क में भी आते ही हैं, ऑलमोस्ट 2 मार्क में एक सम ये शॉर्ट सम रहेगा ही, चेंज ऑफ इंटरवल फॉर्म। चेंज ऑफ इंटरवल फॉर्म मतलब कि इंटरवल के ये तो टाइप्स हमने देखे, इनके अलावा भी जो है वो इंटरवल के टाइप्स आते हैं, इनके अलावा भी इंटरवल लिखा जाता है जिसमें आता है नेबरहुड फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म जैसे सिंबल में ऐसे लिखते हैं कि एन अल्फा एंड डेल्टा, है ना, ये एक डेल्टा की साइन आती है उसमें, कि नेबरहुड फॉर्म में आता है एन अल्फा एंड डेल्टा, है ना, जहां अल्फा और डेल्टा, ये अल्फा और डेल्टा वो कोई दो इंटरवल ही हुए, जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, कोई दो नंबर सपोज 10 से 20 तक लिखना है, वो ये दोनों सपोज वैल्यू हुई, बराबर, ये इंटरवल फॉर्म, सॉरी नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म के बाद एक आता है वो आता है मॉड्यूलस फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म आता है, जहां मॉड्यूलस फॉर्म आता है कि मॉड्यूलस में x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा, ये मॉड्यूलस फॉर्म। और एक आता है इंटरवल फॉर्म, एक इंटरवल फॉर्म आता है, जो इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग कि भाई अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा, बराबर, ये आते हैं, ये तीन फॉर्म्स ऑफ इंटरवल आते हैं। और इसका एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर पूछा जाता है शॉर्ट सम्स में, कि ये फॉर्म्स ऑफ इंटरवल को चेंज करना, आपको जो है वो मॉड्यूलस फॉर्म दिया गया हो तो नेबरहुड फॉर्म में और इंटरवल में लिखना है, इंटरवल दिया हुआ हो तो नेबरहुड या मॉड्यूलस में लिखना है, किसी का भी एक्सचेंज करना है। आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, इसके बारे में आप लोग एक बार देखना, मैं सब सम्स तो अभी नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन उसे जरूर देखना आप लोग कि फॉर्म्स ऑफ इंटरवल किस तरह से जो है वो चेंज करना है। अभी तो मैं एक बता रहा हूँ कि सपोज अगर कोई मॉड्यूलस फॉर्म दिया गया है, आपके एग्जाम में होता है कि सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन है कि x माइनस 4 लेस देन 0.1, ऐसे दिया हुआ है अगर एक क्वेश्चन, तो आपको इसमें लिखा जाता है कि इसको नेबरहुड एंड इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है, ये मॉड्यूलस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मॉड्यूलस फॉर्म ना, ये मॉड्यूलस कर, मॉड्यूलस मतलब कहते हैं ना कि भाई नो नेगेटिव वैल्यू जो डिस्क्राइब करता हो, तो ये वही है, मॉड्यूलस फॉर्म में दिया हुआ है, उसको नेबरहुड और इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये चेंज ऑफ इंटरवल फॉर्म, ये खास पूछे जाते हैं, समझना है इसे। तो इनमें ये अगर मॉड्यूलस फॉर्म में है तो हर सम में खाली क्या करते हैं पता है, कि इन क्वेश्चंस के लिए आपको खाली अल्फा और डेल्टा की वैल्यू जो है वो डिस्क्राइब कर देनी है कि अल्फा और डेल्टा की वैल्यू क्या है, लॉजिक उसी में ही आता है।
अल्फा और डेल्टा मिल गया फिर तो किसी में भी हम कन्वर्ट कर दें, बरोबर। तो अगर अल्फा और डेल्टा की वैल्यू कहें, जैसे यहाँ मॉड्यूलस फॉर्म का ये रूल है x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा, तो x माइनस अल्फा, तो यहाँ पर x माइनस 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू हमारी कौन सी हुई, अल्फा की वैल्यू 4 हुई कि ये अल्फा इक्वल टू 4, और ये डेल्टा की वैल्यू हमारी कौन सी हुई, तो वो डेल्टा की वैल्यू हुई हमारी 0.1, बराबर ना, ये डेल्टा की वैल्यू। तो ये दोनों मिलकर ना अल्फा और डेल्टा ये मॉड्यूलस फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग उसको नेबरहुड और इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब अगर इसे नेबरहुड फॉर्म में कन्वर्ट करें कि भाई नेबरहुड फॉर्म, तो नेबरहुड फॉर्म आता है हमारा n अल्फा एंड डेल्टा, तो उसको खाली नॉर्मली लिख देते हैं कि भाई n अल्फा की वैल्यू लिख देंगे 4 और ये 0.1, बराबर ना, 4 एंड 0.1, वो ये नंबर हो गया ना, इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस इतना ही नेबरहुड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और वैसे ही अगर इसको इंटरवल फॉर्म में कहे कि इंटरवल फॉर्म में अगर कहें, तो इंटरवल फॉर्म की रूल आता है उसमें कि अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा। तो अल्फा माइनस डेल्टा के जिसके लिए आता है कि अल्फा की वैल्यू 4 उसकी 0.1, तो 4 माइनस 0.1 एंड 4 प्लस 0.1, तो अगर कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाता है, 4 माइनस 0.1 तो वो हो जाएगा हमारा कि 3.9 एंड 4 प्लस 0.1 वो 4.1, ये इंटरवल फॉर्म हो गया, ये नेबरहुड फॉर्म। तो मॉड्यूलस फॉर्म दिया गया था उसको दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, बराबर ना, इसे कहते हैं चेंज ऑफ इंटरवल फॉर्म्स। अरे बात समझ में। तो ये मॉड्यूलस है, कभी नेबरहुड होता है तो उसको इन दोनों में कन्वर्ट करना है, कभी इंटरवल होता है तो उसको इन दोनों में कन्वर्ट करना है, पर ये सम एग्जाम में खास आएगा, 2 मार्क का या 1 मार्क का ये सम पक्का आएगा, तो उसे ध्यान देना। एक्सरसाइज 4.1 छोटी सी एक्सरसाइज है, 10 मिनट में हो जाती है पूरी एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज एक बार जो है वो आप रिवाइज जरूर करना। मैं सब सम अभी नहीं करवाने बैठूंगा क्योंकि एक्सप्लेन करने में आधा घंटा निकल जाता है, आप लोग जो है वो शॉर्ट में उसको एक बार देख लोगे जल्दी से ध्यान आ जाएगा, पर ये देखना जरूर, बराबर। तो ये चीज ध्यान देना, शॉर्ट सम्स करने हैं इसके। और दूसरा मेन जो लिमिट का हमारा है वो, कि जो लिमिट के सम्स आते हैं वो 2 मार्क और 4 मार्क के लिए सब में आते हैं, बराबर। तो लिमिट में जो सम्स करने हैं उसमें ये चारों मेथड के क्वेश्चंस करने हैं, चुन चुन के करने हैं। पहले जो हमारा रिवीजन चला था उस रिवीजन में भी मैंने ये सब सम बताए थे, अभी सबके एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो लिमिट के सम्स हैं उसमें अलग अलग आते हैं भाई, डायरेक्ट लिमिट आती है, या फंक्शन की वैल्यू रख के लिमिट फाइंड करना वैसा क्वेश्चन आता है, टी सपोज करके जो है वो काउंट करना वैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मेथड ऑफ NaN-1 उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 4 मेथड हैं, आप जब भी कोई सम कर रहे हो तो उसमें देखो कि इन 4 में से कौन सी मेथड से वो सम हो रहा है, ठीक है ना, कौन सी मेथड से सम हो रहा है उसे आप लोग ध्यान से देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करो। आ रही है बात समझ में। तो जैसे मैं सबके एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे डायरेक्ट लिमिट है तो उसका एक आधा एग्जांपल देखें हम लोग। देखो जैसे अगर एक सम देखें भाई, डायरेक्ट लिमिट कैसे काउंट करते हैं भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x2 -1/2 एंड 2x² - x -1 और अपॉन में 4x² प्लस 8x प्लस 3, इसको हमें सॉल्व करना है। ये सिंपल, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लिमिट का, 2 मार्क में ऐसा एक क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहते हैं, ठीक है ना, कि ये एक सिंपल क्वेश्चन रहता है। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट मतलब ऐसा नहीं कि जो x की वैल्यू दी गई हो -1/2 वो -1/2 डायरेक्टली यहाँ पर रखें, ऐसे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखने से तो आंसर 0 ही आ जाएगा। 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछे ना खाली तो सीधा वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब ऐसा पूछा जाता है तो पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ता है। सिंपल लिमिट की पहली मेथड यही आती है कि इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी ये दिए हुए हैं इन दोनों को पहले फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज मेथड से जो कट होते हो फैक्टर उसे निकाल देते हैं, फिर इसकी वैल्यू रखते हैं x की, बराबर। तो मतलब अगर इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके अलग से पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कि सपोज न्यूमरेटर अगर देखें तो न्यूमरेटर वो दिया हुआ है 2x² - x - 1, फैक्टराइज ऐसे करते हैं ना कि भाई उसमें पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई के 2 1 2, लास्ट की साइन माइनस में है तो -2 रफ में लिखते हैं कि भाई ये -2 है। अब -2 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिसका माइनस ये
बीच का फैक्टर, मतलब खाली x है, खाली 1 है, कि 2 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिसका -1 बनता हो। तो 2 का फैक्टर 1 में कैसे बनेगा, वही ना 2 1 सा होता है कि नहीं, 2 1 सा। तो बस ये फैक्टर यहाँ मिडल टर्म में लिखने होते हैं कि भाई यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ बीच में जो है वो लिखते हैं हम लोग कि 2x और x, 2 और 1 का फैक्टर है, पीछे x तो रखेंगे ना, कि 2x और x और पीछे -1। अरे बात समझ में। और इनमें अगर हम लोग अरेंज करें ना भाई, साइन साइन खास ध्यान देते हैं कि साइन कौन सी रखनी है। चेक करते हैं कि 2 और 1 का माइनस करना है ना, अगर माइनस करना है मतलब दोनों में अपोजिट साइन रखनी है, एक में माइनस एक में प्लस। अगर जो है वो 2 और 1 का प्लस करके 3 बनाना होता हमें, तो दोनों में सेम साइन रखते, या दोनों में माइनस दोनों में प्लस। अरे बात समझ में। तो उसको कैसे हम लोग साइन रखते हैं कि भाई यहाँ जो साइन दी गई होती है ना मिडिल टर्म की साइन, वो साइन जो है वो हमेशा बड़े नंबर को देते हैं। ये यहाँ लिखो कि यहाँ लिखो 2, कहीं पे भी यहाँ जो साइन है वो साइन हमेशा बड़े नंबर को देते हैं। भाई बड़े नंबर 2 है तो इसकी साइन यहाँ -2, बराबर ना, -2 रखेंगे। और माइनस करना है तो दूसरे को अपोजिट साइन देते हैं, प्लस, बराबर। अगर दोनों का प्लस ही करना होता तो इसको सेम साइन, दोनों को सेम साइन, इसको माइनस तो इसको भी माइनस ही देते। ये साइन का रूल खास ध्यान रखना भाई। और फिर जब इसके फैक्टर हो गए कि भाई यहाँ पे इनका फैक्टर हो गया x का -2x और +x, क्रॉस चेक करते हैं कि -2 और +1 -1 ही रहता है ना। और ये हो जाए फिर दो दो में से कॉमन निकाल दें कि इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2x, 2 और x कॉमन, तो 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन, x बचेगा, x -1। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं होगा, 1 ही रहेगा, तो 1 कॉमन, तो अंदर बचेगा फिर x -1, बराबर। तो ये दोनों ब्रैकेट जो अंदर बच रहे हैं वैल्यू, वो दोनों हमेशा सेम ही रहने चाहिए, इसमें कभी भी फर्क नहीं आना चाहिए। अगर फर्क आ रहा है मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो एक ये आ जाता है जो हमने कॉमन निकाला ना, उसे यहाँ पे लिख देते हैं x -1, ये दोनों को सेम करके कॉमन करके, और जो वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली उसे अलग से लिखते हैं 2x + 1। तो ये हमारे फैक्टर्स हुए, ये फैक्टर हुए न्यूमरेटर के। ऐसे ही फैक्टर फिर डिनोमिनेटर में भी सॉल्व करते हैं कि डिनोमिनेटर करके भी अब सॉल्व करें कि डिनोमिनेटर उसमें वैल्यू दी गई है कि 4x² + 8x + 3। अब यहां पर अगर देखें इसमें भी कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, कि 4 3 जा 12, पीछे प्लस की साइन है तो भाई +12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका प्लस ये मिडल टर्म 8 बनता हो। 12 के फैक्टर 8 में, तो 12 के 8 में कैसे फैक्टर बनते हैं भाई, 6 2 जा बन जाता है ना, 6 2 जा फैक्टर, ये कि 6 2 जा 12 होता है, 6 + 2 8 भी होता है। तो हम फैक्टर करेंगे कि 4x², यहाँ बीच में 8 की जगह पे ये फैक्टर लिखने हैं कि 6x और 2x, और पीछे ये +3, बराबर। अब यहाँ दोनों में साइन, तो देखो दोनों का प्लस करना है, ना तो पहले जो बड़ा नंबर हो उसे ये मिडल टर्म की साइन तो दे ही देते हैं कि बड़े नंबर जहां पे भी 2 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, के भले आगे पीछे, कि 6 जहाँ पे बड़ा नंबर जहां हो उसे मिडल टर्म की साइन दे देते हैं। और फिर अपोजिट में यहाँ प्लस करना है तो दोनों में सेम साइन होनी चाहिए, इसको प्लस दिया तो इसको भी प्लस, अगर माइनस करना होता तो इसको अपोजिट साइन देते इसकी तरह। ठीक है ना, साइन में ध्यान देना। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे कि इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है, 2 कॉमन आएगा इनमें से, ठीक है ना, 2 और x भी, तो 2x कॉमन, 4 में से 2 कॉमन तो 2 बचेगा और x बचेगा, x² में से x कॉमन, प्लस 6 में से 2 कॉमन तो 3 बचेगा, और ये x भी बाहर निकाल दिया हमने, बराबर। तो यहाँ पे बचेगा 2x + 3, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, कि 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, 3 बचेगा। और प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 और 3 कोई टेबल में नहीं आते, तो 1 ही कॉमन रखेंगे, तो अंदर बचेगा वही 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये दोनों जो सेम है उसे एक साथ लिखते हैं, 2x + 3, ये दोनों सेम ही आने चाहिए, और दूसरा जो हमने कॉमन निकाला उसे एक साथ 2x + 1। ये दोनों फैक्टर हो गए हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उन दोनों के ये फैक्टर बन गए। और ये दोनों जो फैक्टर बन गए ना, अब लिमिट की वैल्यू सॉल्व करते हैं, बराबर। ये डायरेक्ट लिमिट है, सिंपल, कि भाई पहले दोनों के फैक्टर किए, अब उसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए वही हम क्वेश्चन लिखें फिर से कि लिमिट x -1/2 जो दिया हुआ है 2x² - x - 1, और यहाँ 4x² + 8x + 3,
तो इनके फैक्टर्स लिखना हम लोग कि भाई लिमिट x2 माइनस 1/2, यहां ऊपर हमने फैक्टर किए न्यूमरेटर के x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर के फैक्टर किए हैं हमने कि यहां जो फैक्टर किए 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, जिसमें देखो कॉमन फैक्टर हट जाएंगे, कॉमन फैक्टर रिमूव हो जाएंगे ना, 2x प्लस 1 रिमूव हो गया, तो बची वैल्यू हमारी कि लिमिट x माइनस 1/2, यहाँ x माइनस 1 और यहाँ 2x प्लस 3। अब वैल्यू बचा ना, अब इसमें रखते हैं कि कॉमन निकालने के बाद जो है वो x की वैल्यू रखी जाती है कि -1/2 है, वो -1/2 अब दोनों में रखेंगे कि अब यहाँ पे रखें, यहाँ लिखते हैं अब कि नाउ x इक्वल टू -1/2, है ना। तब तक ये लिमिट साथ में लिखते जाते हैं, अब हटा देते हैं कि अब ये टर्म नहीं लिखना, अब सीधी वैल्यू, तो सीधी वैल्यू रखें, यहाँ x की जगह पे -1/2 और -1 x की जगह पर, यहाँ पे 2 x की जगह पे -1/2 और +3, तो ऊपर हो जाएगा क्या, यहाँ पर एलसीएम, नीचे का टर्म अलग है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में खाली देखो तो एलसीएम होगा। एलसीएम ऐसे होगा कि ये -1 ही ये 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा क्या कि ये 2 1 2 और एलसीएम 2, ऐसे हुआ ना, न्यूमरेटर का एलसीएम बना। और डिनोमिनेटर में भी अगर सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में तो देखो 2 2 कट हो रहा है, 2 2 कट, तो बची यहाँ पे वैल्यू -1 + 3, ठीक है। आगे अगर सॉल्व करें तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर -1 और -2, तो हो जाएगा -3/2, ऊपर की वैल्यू रही -3/2 और यहाँ पे -1 और +3, तो वो हो जाएगा +2, बराबर। और अब इसे अगर सॉल्व करें तो देखो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई होगा भाई, भाई इस डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में हो ना, तो ये दोनों कट होते हैं, कि अगर नीचे भी होता 2/2 तो ये इसके भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर, तो दोनों कट हो जाएंगे, पर ये डिनोमिनेटर में यहाँ इसके न्यूमरेटर में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर का -3 वैसे ही रहेगा और नीचे 2 2 4, ये हमारी लिमिट की वैल्यू, बराबर। ये डायरेक्ट लिमिट, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आप लोग ढूंढ के सॉल्व करो कि एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे ही 2 मार्क में या 4 मार्क में, ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा ही कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सॉल्व करना है और फिर लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आ रही है बात है, तो इसे एक बार ध्यान में रखना। एक ऐसा सम आता है, दूसरा एक आता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि कभी फंक्शन की वैल्यू रखकर फिर उसको सॉल्व करना होता है, तो फंक्शन की वैल्यू कैसे रखते हैं उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि लिमिट x 1/2, यहाँ दिया हुआ है fx माइनस f 1/2 अपॉन में 2x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, जहां fx इक्वल टू भी दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है कि वैल्यू ऑफ fx, फंक्शन की वैल्यू ढूंढना। अब फंक्शन की वैल्यू मतलब कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करें कि fx माइनस f 1/2, डायरेक्ट कोई माइनस होने वाला है क्या, नहीं, ये fx दिया हुआ है, मतलब ये fx पे कुछ रखना है, हमें कोई वैल्यू रखनी है हमें, तो भाई fx पे क्या रखना है, तो वो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि fx पे ये रखना है x² प्लस x माइनस 1, fx की जगह पे ये रख के सॉल्व करना है। और ये f1/2 उस पे क्या रखें, तो f1/2 फाइंड करना पड़ेगा कि भाई उस पे, उस फंक्शन पे क्या रखना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे कि आपको fx का फंक्शन दिया गया हो ना, और यहाँ फाइंड करना है f1/2, मतलब जहां जहां x है उसकी जगह पर 1/2 रख के हमें सॉल्व करना है, बरोबर ना, तो वो 1/2 की वैल्यू मिलेगी। मतलब देखो कि फंक्शन में यहाँ fx पे क्या लिखना है वो डिसाइड है कि ये वैल्यू रखनी है, लेकिन ये f1/2 पे क्या रखना है, तो f1/2 के लिए x की जगह पर हम लोग 1/2 रख के सॉल्व करेंगे ना, ठीक है ना, x की जगह 1/2 रख के सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे ये fx दिया हुआ है कि f1/2 फाइंड करें, कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स है तो वो 1/2 और ये -1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें कि 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये वही है 1/2 और ये -1। अगर एलसीएम कर दें, सपोज इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही रहेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1 प्लस 2 से करें 2 1 जा 2 और 4 से करें 4 1 जा 4, नीचे एलसीएम 4, तो यहाँ पे 2 और 1 3
-4 तो क्या हो जाएगा -1/4। ये f1/2 की वैल्यू मिली -1/4। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। तो अब कैसे सॉल्व करें कि अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखें कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x1/2 कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है fx माइनस f1/2 और अपॉन में 2x-1 ये ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू रख दें कि दोनों फंक्शन की वैल्यू मिली कि यहाँ लिमिट x1/2 fx तो fx की जगह पे ये लिखा जाएगा x² प्लस x-1। ध्यान देना जो फंक्शंस हैं वो फंक्शन की वैल्यू पहले ढूंढ लेते हैं फिर वहां रखना है कि ये x² प्लस x-1 और माइनस यहाँ f1/2 तो f1/2 की वैल्यू ढूंढी -1/4 और अपॉन में 2x-1। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हुआ। पहले कैसे वो डायरेक्ट लिमिट में है ना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बने हुए ही थे और हम सीधे सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हमने पहले फंक्शन की वैल्यू रखी, अब उसे सॉल्व करेंगे कि अब अगर सॉल्व करें यहाँ पे लिमिट x1/2 के यहाँ पर x² प्लस x-1 या माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 और अपॉन में 2x-1। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा ना। यहाँ 1/4 है तो एलसीएम 4 को ये तीनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई, बराबर। मतलब ऐसे हो जाएगा कि लिमिट x1/2 के 4 को यहाँ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4x², 4 को x से मल्टीप्लाई तो वो 4x, 4 1 जा -4 और ये ऊपर तो 1 ही रहेगा, उसका एलसीएम तो है ही 4 अपॉन में 4 उसके अपॉन में 2x-1। जो ऊपर को अगर हम सॉल्व करें तो लिमिट x1/2 यहां हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस -4 प्लस 1 तो -3 और ये जो 4 है वो डिनोमिनेटर में इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब ऐसे ब्रैकेट में ही रखेंगे कि 4 मल्टीप्लाई 2x-1। ठीक है ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये फिर से वही कि जो डायरेक्ट लिमिट में हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ था, यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाया। अब उसमें ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, जैसे पहले नहीं सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व करें और फिर इसकी वैल्यू ढूंढे कि अब फिर से हम फाइंड करें न्यूमरेटर में। भाई 4 मार्क के क्वेश्चन है, ऐसे ही रहेंगे ना उसमें, ठीक है ना। 2 मार्क में जो क्वेश्चन आएंगे ना ज्यादातर सेक्शन सी में अगर लिमिट के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट लिमिट का ही आएगा, बाकी के क्वेश्चन ज्यादातर 4 मार्क में। तो अब अगर हम न्यूमरेटर इसका सॉल्व करें तो भाई न्यूमरेटर में है जैसे 4x² प्लस 4x-3 तो इसको सॉल्व करें पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई कि 4 3 जा 12 पीछे माइनस है तो -12 और 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि जिसका माइनस मिडल टर्म 4 बनता हो। तो 12 के फैक्टर 4 में करने हैं तो होता है ना 6 2 जा 12 6 - 2 4 होता है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स के 4x² यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x माइनस 2x के 6 - 2 4 और पीछे -3, बराबर। कॉमन निकालें तो इन दोनों में से 2x कॉमन होगा, अंदर बचेगा हमारा 2x प्लस 3 और इन दोनों में से -1 कॉमन, कुछ भी नहीं है 1 ही कॉमन, माइनस है तो अंदर की साइन बदलेगी 2x प्लस 3। ठीक है, ये दोनों सेम ही आने चाहिए, दोनों सेम ही रहने चाहिए, वो सेम ही है तो 2x प्लस 3 और यहाँ पे 2x माइनस 1। when न्यूमरेटर सॉल्व और डिनोमिनेटर सॉल्व करो तो डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं होगा, 4 और 2x माइनस 1 वो सेम ही रहेगा, उसमें थोड़ी वैल्यू चेंज होने वाली है कुछ, बराबर। केस में तो कोई फैक्टर ही नहीं, 3 टर्म में फैक्टर होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं। तो ये डिनोमिनेटर सेम ही रखेंगे और डायरेक्टली अब अगर हम लोग इसमें वैल्यू रख दें कि न्यूमरेटर सॉल्व किया, अब यहाँ अगर वैल्यू रखें तो ऐसा हो जाएगा कि लिमिट x1/2 के न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई हमारी 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है 4 इंटू 2x माइनस 1। तो देखो 2x माइनस 1 कट हो जाएगा ना, बराबर ना, वो वैल्यू कट और बाकी बची यहाँ पर कि लिमिट x1/2 यहाँ पे 2x प्लस 3 और अपॉन 4 और जहां पे ये x की जगह पर अब 1/2 रखेंगे ना, x की जगह पे 1/2 वैल्यू रखें मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि अब अगर वैल्यू रखें तो 2 x की जगह पे 1/2 प्लस 3 और नीचे 4 ही है।
यहाँ पे 2 कट तो वैल्यू बचेगी ऊपर 1 + 3/4 मतलब के 4/4 आंसर 1। ये लिमिट की वैल्यू मिली हमें। अरे बात समझ में कि लिमिट की वैल्यू हमें कैसे मिली, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आते हैं कि जब वैल्यू ऑफ एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू रखनी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो ध्यान में रखना। जो भी आपके क्वेश्चन है कि जिसमें एफ एक्स दिया हुआ है वो एफ एक्स की वैल्यू को ऐसे ही सॉल्व करना है, ध्यान में रखना। मैंने एक एग्जांपल बताया है, आप लोग जो है वो इसके एग्जांपल दूसरे भी सॉल्व करो। कुछ न ध्यान आता हो तो मुझे कमेंट में बताओ फिर। अरे बात ध्यान, तो ये जैसे देखा ना, दूसरी एक आपकी मेथड आती है ये टी सपोज करना या NaN-1 को सपोज करना। पहले ये मेथड करवा रहा हूँ NaN-1, फिर टी की मेथड भी समझाता हूँ, बराबर। पहले इसे सॉल्व करें NaN-1 के, इसका भी एक एग्जांपल देखें। जैसे इसका एक एग्जांपल देखें ना, मेथड ऑफ NaN-1। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x to 3, यहाँ लिखा हुआ x पावर 6 - 729 अपॉन में x पावर 4 - 81। अच्छा, अब जब ऐसा क्वेश्चन हो कि जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसका सॉल्व ही नहीं हो रहा है, हमने पहले कैसे कि भाई हर सम में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, अब यहाँ तो फैक्टराइज पॉसिबल ही नहीं है। अब न्यूमरेटर फैक्टराइज करो x पावर 6। अच्छा, अब 6 पावर की फॉर्मूला ऐसे तो आती है फॉर्मूला, लेकिन वो बहुत लार्ज फॉर्मूला हो जाएगी, वो फॉर्मूला कहाँ याद आएगी फिर। या फिर x पावर 4 है तो x पावर 4 का भी अगर फॉर्मूला उस वक्त याद ना आए तो फिर क्या करें, तो फिर इसको इस मेथड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। भाई NaN-1 की मेथड ये आती है कि कोई भी लिमिट के फंक्शन को, कोई भी लिमिट को, कि सपोज लिमिट x to a है, बराबर ना, लिमिट x to a अगर दिया, भाई कुछ भी a मतलब कोई भी नंबर हो, तो अगर हमारा क्वेश्चन x पावर n a पावर n अपॉन x माइनस a, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारा लिमिट का, तो फिर लिमिट का डायरेक्ट आंसर बन जाता है NaN-1, ठीक है ना। ये सिंपल सा रूल रहता है इसका कि अगर जो है वो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि जहां दोनों x सेम हो, पावर कुछ भी हो लेकिन दोनों x सेम हो, दोनों a सेम हो, ऊपर n भी सेम हो, कि अगर ये तीनों चीजें सेम है, बीच में माइनस की साइन, तो फिर लिमिट का डायरेक्ट आंसर होता है n इंटू a पावर n-1, कि जहां n की जगह पे ये पावर लिखते हैं, a की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं और n-1, बरोबर। तो मतलब जब कोई क्वेश्चन में अगर फैक्टराइजेशन नहीं लग रहा है, कोई फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कन्वर्ट करेंगे वो सिंपल रहता है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, सपोज अगर हम पहले क्वेश्चन ही ठीक लिखें कि लिमिट x to 3, भाई पावर फॉर्म चाहिए ना, तो सबको अगर पावर फॉर्म में लिखें कि भाई ये x पावर 6, तो इसको भी अगर कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाता है हमारा 3 पावर 6, 729 3 पावर 6 होता है ना, 3 को 6 टाइम करो 729 रहता है उसमें। वैसे ही नीचे जो x पावर 4 और 81 दिया हुआ है, तो ये x पावर 4 और 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4, है ना, 3 पावर 4 81 रहता है, बराबर। ये क्वेश्चन ही पहले हमने ठीक किया, अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट आंसर रहेगा NaN-1। इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करें, तो एक एक टर्म कन्वर्ट किया करो, पहले x जो है वो नक्की कर लिया करो, फिर a नक्की करो, फिर n। तो x कैसे नक्की करेंगे, तो उसके लिए ऐसे सॉल्व करते हैं, स्टेप समझना उसमें कि x अगर सेम बना, ये x6 x4 दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम, ये n अलग है पावर, लेकिन ये वैल्यू सेम होनी चाहिए x की। सेम मतलब कि नीचे अगर x4 है तो ऊपर भी x4 ही होना चाहिए, उसे सेम कहते हैं। कि डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में खाली x है तो ऊपर भी खाली x रूल के हिसाब से, पर सम के हिसाब से नीचे जो x का पावर हो वही ऊपर भी x का पावर रहना चाहिए, बराबर, उसे सेम कहते हैं। यहाँ a में दोनों सेम है तो इसका मतलब जो नीचे पावर है वही ऊपर भी पावर आना चाहिए, उसे सेम करना कहते हैं, बराबर। तो ऐसे करते हैं कि नीचे अगर x4 है, स्टेप ऐसे ही लिखते हैं, भाई नीचे का x4 है तो ऊपर भी x4 ही आना चाहिए, दोनों सेम, लेकिन क्वेश्चन मेंटेन रहना चाहिए। तो क्वेश्चन मेंटेन मतलब कि अगर ऊपर 6 पावर है तो फिर 4 को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिससे आंसर 6 मेंटेन रहे, इन दोनों को सेम बनाना है। तो ये नीचे x4 तो ऊपर भी x4 लिखा, अब 4 को मल्टीप्लाई करना, माइनस नहीं, ऐसा नहीं 4 - 2 ऊपर लिख दो कि 6 हो गया, माइनस नहीं करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है कि जिससे 6 बने। अच्छा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, ना ध्यान आता हो तो रफ में काउंट करते हैं कि 4 को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे 6 बने,
सिंपल सी बात, 4 को किसी से मल्टीप्लाई के 6 बने। अब ये नंबर ढूंढना है तो 4 कहाँ ले जाएं हम लोग, डिवाइड में ले जाएं। मतलब कि ये नंबर हमें मिलेगा कौन सा, कि 6 और ये 4 डिवाइड में। 6 डिवाइड बाय 4, अगर दोनों को कट करो, सपोज कि 2 से कट कर दो तो 3/2। इसका मतलब कि अगर हम 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 6 रहता है, रहेगा ही। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और डिवाइड बाय 2 तो 6 होगा ना, ठीक है ना। ये कन्वर्ट हुआ सेम, ये x सेम हुआ हमारा, कि नीचे x4 था तो ऊपर भी x4 ही लिखा हमने, और 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन मेंटेन रहे, 6 वही रहे हमारा। क्लियर बात, बराबर। अब यहाँ पे भी अगर वैसे ही देखें कि यहाँ देखो, यहाँ अब a को सेम करना है कि a में ये 3/4 है, 3/4 तो ऊपर भी 3/4 रहना चाहिए, लेकिन 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जिससे क्वेश्चन मेंटेन रहे, वो 6 ही रहे। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही ना 3/2 से। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बराबर। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि देखो x सेम हो गया दोनों, x⁴ सेम हो गया, a भी सेम हो गया 3/4, ऊपर n भी सेम हो गया 3/2, n सेम होना चाहिए, वो भी सेम हो गया। तो ये अगर हो गया, सो अकॉर्डिंग टू रूल, ये जो रूल है हमारा कि x - a इक्वल टू n(n-1), ये रूल है। तो इस रूल के हिसाब से डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है n(a)(n-1), कि जहां n की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये ऊपर 3/2 इंटू a, n इंटू a पे क्या होगा, तो a पे ये है जो नीचे लिखते हैं ना 3/4, ये दोनों सेम की है, पावर है तो पावर भी लिखेंगे ना, कि भाई a पे लिखा जाएगा 3/4 और ऊपर n-1, ऊपर n-1 मतलब 3/2 -1, बरोबर। तो 3/2 -1 चाहिए तो रफ में कर लेते हैं कि 3/2 -1 एलसीएम होगा ना, कि 2 यहाँ पे आएगा, 2 1 2, मतलब कि 3 - 2/2, तो 3 - 2 1/2। तो यहाँ हो जाएगा कि 3/2 इंटू 3/4 और इसका माइनस हो जाएगा 1/2। अब 4 इंटू 1/2 तो 2 से कट हो जाएगा ना, 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी कि 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 बचेगा। और अब फाइनल आंसर कि 3/2 कितना होता है, 9। कुछ कट तो यहाँ हो नहीं रहा है, तो यहाँ 3/2 इंटू 3/2 9, और 3 इंटू 9 ऊपर कितना हो जाएगा 27/2, ये हमारी लिमिट, बराबर ना। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो ये मेथड याद रखना कि मेथड ऑफ NaN-1, जब किसी का फैक्टराइज ना होता हो तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, NaN-1 में कन्वर्ट करते हैं, ये मेथड याद रखना, है ना। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करना। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर डायरेक्ट आंसर हो जाता है NaN-1। आई बात ध्यान, माइंड में रखना है इसे। और वैसे ही एक आखिरी मेथड आती है कि किसी में टी सपोज करके अगर करना हो, कि कब टी सपोज करना है, वो भी एक लास्ट मेथड में समझे हम लोग। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट h0 x प्लस h पावर 7 माइनस x पावर 7 अपॉन h। अब ऐसा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि x प्लस h पावर 7, अब पावर 7 की फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, ना ही यहाँ पे कोई फंक्शन की तरह है fx के भाई कोई फंक्शन ढूंढ के वैल्यू रखो, कुछ है कोई भी नहीं ना। अब देखो कि ये 4 मेथड हैं, अब सपोज करो कौन सी मेथड से हो रहा है, कि डायरेक्ट लिमिट हो रही है, कोई हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फैक्टराइज, कुछ भी नहीं हो रहा है, कि वैल्यू ऑफ फंक्शन रखते हैं कि भाई फंक्शन की कोई वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कोई फंक्शन, वो भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। NaN-1 भी डायरेक्टली तो अप्लाई हो नहीं रहा है, तो इसमें इसको फिर क्या करते हैं कि अब टी सपोज करके चलते हैं। अब टी में क्या सपोज करना है कि भाई जो भी यहाँ ब्रैकेट है कि जिसका फैक्टर हो ही नहीं रहा है, उस ब्रैकेट को हम लोग टी सपोज करते हैं, कि ब्रैकेट में है ना x प्लस एच, तो वो x प्लस एच की वैल्यू को हम लोग टी सपोज करके करें। भाई हमारी टेक्स्ट बुक में टी दिया हुआ, अब कोई भी अल्फाबेट सपोज करके चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट बुक में सब में टी करके दिया हुआ है तो हम लोग वैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट h20 के, यहाँ पे सॉरी लिमिट नहीं लिखना है, पहले सपोज ही करें हम लोग, फिर उसमें वैल्यू रखें ना, कि भाई सपोज ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना x प्लस एच, उसे हम लोग t सपोज करें। भाई ब्रैकेट कोई फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसको हम सपोज करें कि x प्लस एच इक्वल टू टी।
भाई जहां ब्रैकेट है वहां टी रखेंगे, सपोज x प्लस एच इक्वल टू टी है। अरे बात ध्यान, और ये सपोज किया ना तो लगे हाथ उसी के साथ जो डिनोमिनेटर में ये बेचारा अकेला बैठा है ना h, उस h की वैल्यू भी इसी में ही सपोज कर लेते हैं, उसकी वैल्यू भी साथ में सपोज कर लेते हैं। जब भी आप t सपोज करो तो दूसरी वैल्यू भी साथ में सपोज कर ही लेते हैं कि भाई यहाँ पे x प्लस एच इक्वल टू टी है, तो h की वैल्यू भी सपोज कर लो, x यहाँ माइनस में ले जाके, मतलब ऐसे हो जाएगा कि h इक्वल टू टी माइनस एक्स, प्लस एक्स यहाँ जाएगा माइनस में, h इक्वल टू टी माइनस एक्स, ये h की वैल्यू आ जाएगी ना उसमें। समझ आ रही है ना बात? तो ये चीज ध्यान में रखना। और अगर ये हो गई ना, ये दोनों वैल्यू जो सपोज हो गई t की भी h की भी, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं कि अब अगर वहां वैल्यू रखें कि लिमिट h टू 0 x प्लस एच पावर 7, तो x प्लस एच की जगह पे अब हमें क्या रखना है, t रखना है कि t पावर 7 और माइनस x पावर 7, ये तो वैसे ही ना, उसको थोड़ी बदला है। और अपॉन में h, तो h की वैल्यू भी सपोज कर ली हमने t माइनस एक्स, हो गया ना। ये जो सपोज किया उसे रखा ना, और सपोज करने पर रखे ना, तो हम ध्यान से देखें ना तो हमेशा सपोज करने पर वो इस मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा n के हिसाब से। जब भी आप t सपोज करोगे तो वो सब सम ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया कि जो हमारा रूल है कि अकॉर्डिंग टू x माइनस एन ए माइनस एन एक्स माइनस ए, तो आंसर होता है n ध्यान से देखो ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया ना कि ये x भी सेम हो गया, देखो x की जगह पे यहाँ पे t है, अल्फाबेट कुछ भी हो फॉर्म तो यही बन रहा है ना। a भी सेम हो गया, a की जगह पर x है यहाँ पे, और ऊपर n की वैल्यू भी सेम हो गई कि n की जगह पे 7 है ना। तो मतलब कि ये रूल में कन्वर्ट हो गया तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं n तो मतलब n की जगह पे क्या रखेंगे 7 इंटू ए की जगह पे क्या होगा x, जो नीचे की वैल्यू है वही ना, कि a की जगह पे x और ऊपर n-1 मतलब कि 7-1। तो अगर हम डायरेक्टली लिखें कि भाई 7 और यहाँ पे x और 7-1 6, कि 7x पावर 6, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हुआ ना भाई। ये सीधी वैल्यू मिल गई हमें, बराबर कि t सपोज किया वो डायरेक्ट आंसर। आपके t सपोज के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सच में सिंपल है इन चारों मेथड में। ये कि t को सपोज जब भी आप करोगे ना, t के साथ नीचे की वैल्यू भी सपोज करोगे तो खुद ब खुद इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस फॉर्म का डायरेक्ट आंसर n-1। अरे बात ध्यान है, सब मेथड के कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, मतलब लॉजिक क्लियर हो रहा है ना कि हाँ भाई कैसे कैसे आ सकता है। तो अब ये चैप्टर के सम्स आप लोग रिवाइज करो अच्छी तरह से, एक एक बार जो है वो सब चैप्टर के सम देख लो, बराबर। और ये सब चीजें जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज करना आप लोग, ठीक है। तो आज जैसे ये रिवीजन देखा चैप्टर 4 का, अब जो दूसरे चैप्टर के रिवीजन है वो अब हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।